Good morning, students. Welcome to lecture 4th of Building Construction Technology. Today we will discuss bearing capacity of soil and how it is tested in the field. And we will not go in brief because it is topic of geotechnical engineering. The test will be further explained by Rishi sir in that subject. We will only discuss about the bearing capacity and their tested how many tests are applied for checking bearing capacity of soil. Now, bearing capacity of soil. What is bearing capacity of soil? The maximum load per unit area which the soil of rock can carry without yielding or displacement is termed as bearing capacity of soil. सिर्फ इमेजिन करो कि एक यूनिट एरिया है, ठीक है। अब उसमें हमको टेस्ट करना है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो उसके पहले बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता क्या है? तो मैं कोई भी लोड डालता हूँ वो सॉइल के अंदर, तो मेरे को वो जो सॉइल है विदाउट डिस्टर्बेंस और विदाउट डिस्प्लेसमेंट वो लोड अगर सहन कर पा रहा है या कैरी कर पा रहा है तो वो उसकी क्या हो गई? बेयरिंग कैपेसिटी हो गई, ठीक है। अगर मैं सॉइल के ऊपर जैसे कि ट्रक रखता हूँ, ठीक है, ट्रक के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता मुझको या कोई किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं यील्डिंग नहीं दिखती, तो वो मेरी क्या हो गई? वो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी हो गई कि भाई इतना टन लोड सहन करने की उसके अंदर क्षमता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? तो भाई उसके 4 टेस्ट हैं। प्लेट लोड टेस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्ट है, फिर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है। फ्रॉम IS कोड के हिसाब से उनने जो एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया जो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें से हम कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसके लिए इतना ही सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। फिर एनालिटिक मेथड है, ठीक है। अब देखो प्लेट लोड टेस्ट, जस्ट अ मिनट। प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है? तो भैया इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। इस तरीके का गडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्रॉस जैक प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर प्लेट प्रोवाइड करते हैं, नीचे एक बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इस साइड बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं जिसके यहाँ पे 3 गेज लगे होते हैं, 1, 2 और 3। और ये 3 गेज किस तरीके से लगे होते हैं? तो 120 डिग्री पे ये तीनों गेज को, मतलब 360 का पूरा एंगल होता है ना एक सर्कल, तो 120 के सर्कल पे लगे हुए होते हैं। देखो ये गडर प्रोवाइड किया हुआ है, इसके ऊपर एक प्लेट है, इसके नीचे एक बेस प्लेट आएगी। 40 सेंटीमीटर की भी होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, वो डिपेंड करता है जो अपना खड्डा ट्रायल पिट हम जो खोदने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये मैशनरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देंगे एक, ठीक है। यहाँ पर डायल गेज प्रोवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे? ये प्लेट के ऊपर धीरे धीरे एक एक बैग रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसका रिकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। एक बैग का जैसे जो आप सीमेंट बैग हमारे यहाँ पर खाली होता है ना, वो 50 kg का होता है, तो एक 50 kg का वेट रखना है। या वो सीमेंट के अंदर आप सैंड भी भर सकते हो, वो उसका वेट ले लेके आपको एक एक बैग ये प्लेट के ऊपर रखते जाना है, ठीक है। तो होगा क्या? जो ये प्लेट है ना यहाँ से ट्रांसफ़र होके ये बेस प्लेट के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये क्या आपको इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके नीचे ज़मीन के नीचे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट 2 mm का होता है। हर बैग लोड डालने के बाद देख लेने का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको डायल गेज बता देगा, ठीक है। सेटलमेंट बता देगा कि कितना सेटलमेंट हो रहा है नीचे। अब धीरे धीरे क्या आप इसके ऊपर बैग रखते जाओगे ना, तो आपको उस तरीके से सेटलमेंट यहाँ पे मिलता जाएगा। सेटलमेंट मिलता जाएगा तो आपको सेटलमेंट का एक कॉलम बनाने का है और एक लोडिंग का कॉलम बनाने का है, जितना मतलब आप लोडिंग कर रहे हो और सेटलमेंट को कर रहे हो वो। अब होगा क्या कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सेटलमेंट जैसे कि 2 mm का, 4 mm का, 3 mm का, ये छोटे सेटलमेंट है। कोई एक सेटलमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 10 mm या 20 mm के सेटलमेंट मिलेंगे, यानी ये जो प्लेट है वो 20 mm तक इतना बड़ा डिफ्लेक्शन मिलेगा नीचे जमीन के अंदर। तो आपको समझ जाने का भाई वो आ गया अपना शेयर फेलियर, यानी यहाँ पे अब इतने लोडिंग के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हमारा फाउंडेशन फेल हो जाएगा। तो वो हमारी आ गई सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। इस तरीके से आपकी सॉइल बेयरिंग प्लेट लोडिंग में टेस्ट करके फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसका बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो ऋषि सर भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको जियोटेक के अंदर, ठीक है। और ये अपना क्या, ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि इस तरीके का टेस्ट होता है बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का। वैसे ही सेम होता है ट्रस्ट टेस्ट। उसमें ट्रस्ट टेस्ट में हम पिट नहीं खोदते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम हाइड्रोलिक प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोलिक के अंदर से
ये हमारा जो है ना ट्रस ऊपर से ट्रस का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, यहाँ से लोडिंग करता है और ये प्लेट पे वो क्या बोलते हैं, ये प्लेट के ऊपर हम लोग हाइड्रोलिक लोडिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब वहाँ पे हम बैक की लोडिंग प्रोवाइड कर रहे थे। देखो ये जो डायल गेज है कितने 120 के उसमें लगा के रखा है, और फिर ये जो हम हाइड्रोलिक लोडिंग फाइंड करेंगे ना तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे कितना लोड आ रहा है। तो ये हाइड्रोलिक के लिए। फिर पेनिट्रेशन टेस्ट है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट भी इसके अंदर कुछ नहीं होता कि पेनिट्रेट करके, देखो मैं आपको बताऊँ। अब ये लोड 3-4 चीज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके अंदर वो निकाल सकते हैं। फिर पाइल लोडिंग कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी तो हम निकाल सकते हैं। फिर अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर, कितना प्रेशर उसके ऊपर जाएगा वो भी हम इसके अंदर ये टेस्ट से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बता। अब ये टेस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल टेस्ट होता है कि भाई इस तरीके का एक स्पून रहता है, ठीक है, और इस तरीके का यहाँ पे ऊपर रहता है हैमर, ठीक है। अब ये हैमर को इस स्पून के ऊपर फ्री फॉल कराया जाता है, ठीक है। अब फ्री फॉल कराया जाता है कहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, बोर होल खोल देते हैं, ठीक है। अब 3-3 मीटर पे जहाँ जहाँ पे सॉइल स्ट्रेटा चेंज होता है, जहाँ जहाँ पे सॉइल की लेयर चेंज होती है ना, वहाँ पे हम ये टेस्ट करते हैं। क्या करने के लिए, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ वो जाँचने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि ये जो हमारा जो स्पून रहेगा उसके ऊपर ये हम जो 75 सेंटीमीटर के ऊपर से हम इसको क्या करेंगे, फ्री फॉल करवाएंगे हैमर को, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके पेनिट्रेट करेगा, और वो पेनिट्रेट का अपन क्या लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे, ठीक है। जो पेनिट्रेट जितने सेंटीमीटर वो पेनिट्रेट हुआ ना उसका हम नंबर लिख लेंगे। और फिर जब से ज़्यादा पेनिट्रेशन जहाँ पे होता है फिर वो लिख लेंगे, तो वो अपनी क्या हो गई, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी उसकी आ गई। मतलब जितना डिफ्लेक्शन, जहाँ पे भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा वो अपना क्या हो गया, आ जाएगा, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से पेनिट्रेट कर करके, हैमर कर करके ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में अगर आपको पूछना ये है ना, आपको जियोटेक में आएगा, उसके बारे में आपको सर बता देंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस तरीके का पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ये हैमर है, हैमर ऊपर जाता है, इसके ऊपर गिरता है, फिर ये क्या बोलते हैं, ये देखो ये हैमर है, हैमर इसके ऊपर गिरता है, यहाँ से सॉइल कलेक्ट होता है, सॉइल को बाहर निकाल लिया जाता है, फिर इसके इंच देख लिया जाता है भाई कितना इंच में उसका डिफ्लेक्शन आया है, और इस तरीके से ये टेस्ट पूरा का पूरा SPT परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। SBC बेस्ड ऑन IS कोड, या IS कोड 904 एंड 1978। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये शैलो फाउंडेशन के कोड होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन सॉइल बेयरिंग सेफ्टी बेयरिंग कैपेसिटी का पूरा एक कोड है, वो पूरा का पूरा एक टेबल है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। चॉइस फॉर सिलेक्शन मेथड ऑफ साइड, कौन कौन सी चॉइस, किस तरीके से चॉइस करनी है, कौन सी मेथड करनी है, तो सॉइल का नेचर, टोपोग्राफी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी। टोपोग्राफी बोले तो अपना जो रीजन है ना उसको टोपोग्राफी बोलते हैं, कि कौन सा हिली रीजन है कि प्लेन रीजन है, उसको देख के भी हम सारे के सारे टेस्ट को डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट करना है। अब मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, क्या क्या मेथड है अपन को इम्प्रूव करना हो तो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, तो अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन की डेप्थ बढ़ा देंगे तो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर ग्राउटिंग कर सकते हैं, ग्राउटिंग यानी सीमेंट, जहाँ पे अपन को ऐसा लग रहा है कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है नहीं तो PCC कर दिया, या नीचे अपन ने ग्राउंडिंग कर दिया। फिर ड्रेनेज ऑफ सॉइल अच्छी रख सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट करेंगे अपन अच्छी तरीके से, ठीक है। या तो अपन एग्रीगेट डाल देंगे वहाँ पे, वाइब्रेशन अच्छी तरीके से करेंगे तो जिससे अपन को पता चल जाएगा कि कोई भी डिस्टर्ब सॉइल नहीं है। केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको है ना सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में और भी बताता हूँ। ये उसकी PPT नहीं, उसकी एक PDF है, उससे मैं बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले वो खोल लूँ मैं। अब बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होता है, फिर भी अपन एक और बार उसके अंदर पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच द सॉइल एंड रॉक कैन कैरी विदाउट यील्डिंग डिस्प्लेसमेंट एज टर्म एज बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब वही जो एरिया और कोई भी रॉक या सॉइल का एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट तक अपनी लोड सेंड कर सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोलेंगे। द सपोर्टिंग पावर ऑफ सॉइल और रॉक रेफरेंस टू बेयरिंग कैपेसिटी, तो कौन कौन सी सपोर्टिंग पावर रहती है जो कि हेल्प करती है रॉक और उसको बेयरिंग कैपेसिटी के रेफरेंस में, तो एक सबसे पहले रहती है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एट इंटेंसिटी ऑफ लोड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल सपोर्ट फेल्स इन द शेयर। अच्छा, जो इंटेंसिटी रहती है लोडिंग की किसकी कहाँ पे,
बेस अपना जो फाउंडेशन के बेस में जहाँ पे अपन को शेयर फेलियर मिलता है, जहाँ पे अपन को सॉइल का शेयर फेलियर मिलता है, वो अपने क्या हुई, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हुई। ठीक है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है? द सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द सॉइल विल सेफली कैरी विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। तो जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रहती है वो मतलब वो किससे डिफाइन करते हैं? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी लोडिंग की सॉइल के ऊपर, और वो सेफली कैरी कर पाए सॉइल विदाउट एनी रिस्क। ठीक है। और विदाउट एनी शेयर फेलियर। ठीक है। मतलब जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग में डालता हूँ और वो सॉइल बेर कर पाती है, कोई भी शेयर फेलियर दिए गए कि शेयर फेलियर दिए बगैर, तो वो अपनी क्या हो जाएगी? सेफ बेरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बाय द सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 और 3 रहते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को अपन यहाँ उससे डिवाइड कर देंगे सेफ्टी फैक्टर से, तो अपने पास क्या आ जाएगी? सेफ बेरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉर्मली वेरीज टू 2 to 3, 2 से 3 हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। फिर अपना जो थर्ड पॉइंट है वो है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। अब नेट प्रेशर इंटेंसिटी डिफाइन कैसे होती है? तो लोड एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ फाउंडेशन ट्रिंच इन एक्सेसिव ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल रिमूव फ्रॉम द ट्रिंच। मतलब जो लोड लग रहा है किस पे? फाउंडेशन के ट्रिंच पे। ठीक है। और एक्सेसिव वेट ऑफ सॉइल जो हमने निकाल लिया है फ्रॉम द ट्रिंच इज नोन एज नेट प्रेशर। अब क्या होता है कि ट्रिंच यानी खड्डा होता है जहाँ पे हम फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसके जो अपन सॉइल रिमूव करते प्रेशर ज़्यादा रहेगा किससे? फाउंडेशन का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जो हमारा निकाला गया वेट है उससे, सॉइल निकाला गया है उससे ज़्यादा एक्सिस रहेगा फाउंडेशन का प्रेशर, तो वो हमारा होगा नेट प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है। अब नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा? जो बॉटम रहेगा फाउंडेशन का, ठीक है, जो हमने ट्रिंच किया, ठीक है, मतलब फाउंडेशन का जो हमने ट्रिंच यानी खड्डा किया, फाउंडेशन के लिए खड्डा किया, उसका जो एक्सेसिव वेट रहेगा वो किससे ज़्यादा रहेगा? इससे ज़्यादा रहेगा, सॉइल के वेट से ज़्यादा रहेगा, तो वो अपना हुआ नेट प्रेशर। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन ट्रिंच एंड वेट ऑफ सॉइल इज नोन एज नेट इंटेंसिटी। ठीक है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी। अब अलाउएबल बेरिंग प्रेशर क्या होता है? तो अलाउएबल बेरिंग प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अलाउएबल नेट लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है। मैक्सिमम अलाउएबल नेट लोडिंग मतलब नेट जो लोडिंग है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम अलाउएबल, क्योंकि कितनी अलाउएबल कैपेसिटी है और वो उसकी इंटेंसिटी को अपन क्या बोलेंगे? अलाउएबल बेरिंग प्रेशर, विच कैन बी अप्लाइड इन टू द सॉइल टेकिंग इन टू अकाउंट द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है। अब कितना हम प्रेशर अलाउ कर सकते हैं या लोडिंग अलाउ कर सकते हैं इंटेंसिटी पे, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, द अमाउंट एंड द काइंड ऑफ सेटलमेंट एक्सपेक्टेड एंड द एबिलिटी ऑफ गिवन स्ट्रक्चर टू विथ स्टैंड द सेटलमेंट, और उससे जो भी सेटलमेंट पैदा होता है वो अपना क्या हो गया? अलाउएबल बेरिंग प्रेशर हो गया। ठीक है। जितना भी प्रेशर मैं मैक्सिमम अलाउ कर सकता हूँ नेट लोडिंग इंटेंसिटी पे, किसको ध्यान में रखते हुए? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, और उसका जो सेटलमेंट होता है, मतलब जो अपना सेटलमेंट मिलेगा अपन को, वो अपना क्या होगा? अलाउएबल बेरिंग प्रेशर रहेगा। ठीक है। अब सॉइल वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन IS कोड। अब ये जो मैंने बताया था SBC यानी सेफ्टी बेरिंग कैपेसिटी वैल्यूज, जो भी अपन को इस IS कोड के हिसाब से दी गई है ना, 1904 और 1978। अब ये जो IS कोड है वो है शैलो फाउंडेशन का IS कोड है। ठीक है। उसके हिसाब से हमको कुछ वैल्यूज़ देके रखी गई है भाई, कि रॉक के लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, कि क्या क्या इनकी बेरिंग कैपेसिटी रहेगी, ये हमको निर्धारित कर दी गई है। ठीक है। तो हमको इसकी रिस्पेक्ट में भी हम वो बेरिंग कैपेसिटी ले सकते हैं। ठीक है। जिससे सबसे पहला है अपना रॉक। अब रॉक के अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या है? रॉक्स विदाउट लैमिनेशंस एंड डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, ट्रैप एंड डायोराइट। ठीक है। अब जो भी रॉक्स हैं जो विदाउट डिफेक्ट वाले रॉक हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप हो गया, डायोराइट हो गया, तो उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी 33,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय आप 100 कर दोगे तो आपको क्या किस में मिल जाएगी? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगी, यानी 33। क्लियर है? ठीक है।
तो ये अपना ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, bearing capacity of a rock for without defect rocks, ठीक है। फिर लैमिनेटेड रॉक फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन हो गया, फिर लाइमस्टोन हो गया, फिर ये जो साउंड कंडीशंस जिसकी रहती है अच्छी वो होता है लैमिनेटेड रॉक, तो उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो रहेगी 1650, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। और फिर बाद में अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ तो 16.5 आएगा, क्लियर। फिर रेसिडुअल डिपॉजिट ऑफ सेटर्ड एंड ब्रोकन बेड रॉक्स एंड सीमेंटेड मटेरियल्स, मतलब जो भी इरोज्ड सॉइल रहेगा ना, जो सॉइल में से या सैंड में से रॉक में से निकला होगा, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी वो कितनी रहेगी 900 रहेगी, ठीक है। फिर सॉफ्ट रॉक की रहेगी 450, ठीक है। ये सारे की सारी जो 4 रॉक्स थी जो कि आती है किसके अंदर, चार की चार कंडीशंस थी जो कि आती है रॉक के अंदर, उनकी पहली बेयरिंग का कैपेसिटी कितनी रहेगी। सबसे पहले की हार्ड समझो, ये हार्ड, ये थोड़ा हार्ड, और ये उससे कम हार्ड, और ये एकदम सॉफ्ट, उस तरीके से। यानी सबसे हार्ड वाला कितना है 3300, फिर 1650, फिर 900 और 450, इस तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी उसकी रहेगी। नॉन कोहेसिव सॉइल, ठीक है। नॉन कोहेसिव सॉइल यहाँ पे यानी जो इसके जो पार्टिकल्स है वो छुट्टे छुट्टे रहते हैं, ठीक है, वो क्ले नहीं होता जैसे अपना सैंड है ना, उसको नॉन कोहेसिव सॉइल बोलेंगे। रेती वगैरह ये सब कोहेसिव, नॉन कोहेसिव सॉइल्स आ गए। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, ग्रेवल आता है, सैंड आता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट ऑफ द ऑफरिंग हाई रेजिस्टेंस पेनिट्रेशन विच इज व्हेन एक्सकेवेटेड बाय टूल्स, ठीक है। तो ग्रेवल और सैंड कॉम्पैक्टेड जो रहेंगे, जो इसको पेनिट्रेट करेंगे अपन एक्सकेवेट करके टूल से, तो उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी वो 450 रहेगी। फिर कोर सैंड की जो अपनी बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी, यानी कोर सैंड कॉम्पैक्ट एंड ड्राई, इनकी जो बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी वो 450 रहेगी। फिर मीडियम सैंड है और कॉम्पैक्ट एंड और ड्राई है तो उसकी 250 बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी। फिर अपना जो फाइन सैंड है और सिल्ट है उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगी। फिर लूज ग्रेवल और सैंड ग्रेवल मिक्सचर है या लूज कोर्स टू मीडियम सैंड ड्राई है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी 250 रहेगी, ठीक है। या फाइन सैंड या लूज एंड ड्राई सॉइल है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी 100 रहेगी, ठीक है। फिर कोहेसिव सॉइल है, यानी जो कोहेसिव सॉइल है यानी इसकी जो कंडीशन यहाँ पे पूरी हो जाती है, जब कोहेसिव यानी क्ले वगैरह वो सब अपना कोहेसिव में आ जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट हार्ड या स्टीफ क्ले है तो उसकी अपनी जो बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी वो 450 रहेगी। मीडियम क्ले है यानी ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी 250 रहेगी। फिर मॉइस्ट क्ले है जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है और तो उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी 150 रहेगी। फिर सॉफ्ट क्ले है जिसकी इंटेंसिटी मॉडरेट है थंब प्रेशर के द्वारा, तो उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी 100। फिर वेरी सॉफ्ट क्ले है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी 50। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल यानी एकदम ही उसकी एकदम लूज सॉइल, श्रिंकेबल सॉइल बोलते हैं उसको, उसकी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ये सारी की सारी जो उनकी बेयरिंग कैपेसिटी है वो डिसाइड करेंगे आफ्टर साइड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब नोट में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। नो जनरलाइज्ड वैल्यू ऑफ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कैन बी गिवन for this type of soil. If such area adequate site investigation is required to be carried out and expert advice should be sought. अब जो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए ये नोट दे रहे हैं कि भैया इन लोगों इन जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है ब्लैक कॉटन सॉइल की, उनके लिए कोई भी हम जजमेंट नहीं दे सकते कि उसके लिए तो हमको साइड इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ही पता लगाना पड़ेगा। फिर पैट मैनी occurs in very soft spongy conditions or may be quite firmly and compact, while ultimate bearing capacity may be high in compact cases. Very large consolidation settlement occur even under the small pressure and the moment continues to decades. अभी इसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर के फर्मली कॉम्पैक्ट किया हुआ हो या पैट मतलब दोनों कंडीशन हम ऑकर हो सकती है इसके अंदर कि अच्छी फर्म फाउंडेशन भी वो दे सकता है और अनफॉर्म फाउंडेशन भी वो हमको दे सकता है,
ठीक है। तो इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है कभी हाई भी मिल सकती है अपन को कॉम्पैक्ट केस के द्वारा, मतलब अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट किया होगा ब्लैक कॉटन सॉइल को, तो हमको अच्छी तरह सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी भी मिलेगी उसकी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। पर जो सेटलमेंट रहता है फाउंडेशन का वो बहुत लार्ज मूवमेंट और थोड़े भी प्रेशर से बहुत लार्ज सेटलमेंट आता है। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला 2 mm 3 mm, उसमें साला डायरेक्ट की डायरेक्ट 20 mm का आ जाएगा, 30 mm का आ जाएगा, इस तरीके का प्रॉब्लम रहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मेड अप ग्राउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो स्ट्रेंथ रहती है वो तो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहती है, डेप्थ के ऊपर डिपेंड रहती है, और एज कितनी एज हो गई है लेयर की उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है। द कॉम्पैक्टनेस और लूजनेस ऑफ नॉन कोहेसिव मटेरियल मे बी डिटरमाइंड बाय ड्राइविंग अ वुडन picket of dimension 5 centimeter 5 centimeter and 7 centimeter with sharp point। कॉम्पैक्टनेस और लूजनेस हमको किस तरीके से पता चलेगी, तो हम एक वुडन का पिकेट आएगा उसको हम ड्राइव करेंगे ज़मीन के अंदर। ठीक है। उसका जो साइज़ रहेगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहेगी, और 5 सेंटीमीटर थिकनेस और 5 सेंटीमीटर उसका क्या डायामीटर जितना जैसा रहेगा, उसको हमको ज़मीन के अंदर घुसाने में आएगा। उसको पुश करेंगे तो वर्टिकली अपन को इनटू द सॉइल फुल वेट ऑफ द पर्सन, पूरी तरीके से फुल वेट लगा के हम उसको क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे ज़मीन के अंदर 20 सेंटीमीटर तक। अगर लूज स्टेट होगा तो वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, अगर लूज स्टेट नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट नहीं होगा। ठीक है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि वो लूज स्टेट में है कि नहीं है। ठीक है। फिर द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी वैल्यूज मे बी इंक्रीज्ड by an amount equal to the weight of material removed from the above the bearing level that is the base of the foundation। तो जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है इक्वल अमाउंट में, जितना वेट मटेरियल हमने उसको अंदर से रिमूव कर दिया है बेयरिंग लेवल तक। ठीक है। बेस ऑफ द फाउंडेशन से जितना हमने मटेरियल मतलब निकाल दिया है उस पर भी हमारे हो सकता है कि भाई इंक्रीज अपन को एक हार्ड स्टेटा मिल जाए जिससे अपन की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो ये पूरा का पूरा आज का चैप्टर था सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के रिलेटेड, जो कि आज अपना जो पहला जो उसको बोलते हैं पहले चैप्टर का पहला भाग समझो अभी तो ये पूरा हुआ है। इसके बाद मैं आपको है ना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, और फाउंडेशन होता क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, लिखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।